हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो हम पढ़ेंगे आज लैंड के बारे में, सॉइल मिट्टी के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस मीन्स के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और वन्य जीवन के बारे में, वन्य जीवन संसाधन के विषय में. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन. तो फर्स्टली हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. भूमि, ठीक है, भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. यानी कि यह पृथ्वी की सतह के पूरे क्षेत्र का लगभग 30% हिस्से को कवर करता है. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. और बाकी का जो परसेंटेज रह गया है, बाकी का जो परसेंट रह गया है, उस परसेंट वाले भाग में जो है रहना अवेलेबल नहीं है, या फिर वो रहने योग्य नहीं है. बाकी का जो परसेंट इसका रह गया है उसमें रह नहीं सकते, वो हैबिटेबल नहीं है, रहने योग्य नहीं है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो असमान वितरण है इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स. वो विभिन्न विशेषताओं के कारण है. और ये विशेषताएं किसकी हैं? ऑफ लैंड भूमि की, एंड क्लाइमेट वातावरण की. तो बच्चों, कहीं कहीं भूमि ऊंची नीची होती है, उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पर जो है क्लाइमेट गर्म होता है, कहीं पर ठंडा क्लाइमेट है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती. तो ये सब क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो हैं, ठीक है. द रग्ड टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, टोपोग्राफी को बोलते हैं स्थलाकृति, मतलब जो प्लेस की जो शेप होती है, ठीक है. द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्सेस यानी कि ऊंचे नीचे झुके हुए ढलान, ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों के. तो पर्वतों के ऊंचे नीचे झुके हुए ढलान. लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर. साथ ही जो निम्नस्थ, लो लाइंग एरियाज, जो निम्न एरिया जो होते हैं वो आसानी से प्रभावित होते हैं, तो एक बार दोबारा से देखो बच्चों. द रग्ड टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति होती है. स्टीप स्लोसेस ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों के जो झुके हुए खड़े हुए ढलान होते हैं. लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉजिंग. साथ ही जो निम्न एरिया, मतलब जो बहुत ज़्यादा नीचे तलहटी में जो क्षेत्र आते हैं, वो पानी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है. क्योंकि वहाँ पे पानी क्या होता है, उन नीचे वाली ढलानों में क्या भर जाता है पानी उधर की तरफ, ठीक है. इसी के साथ डेजर्ट एरियाज, कुछ डेजर्ट वाले एरिया यानी कि मरुस्थल क्षेत्र, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, घने जंगलों वाले क्षेत्र, आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड, ठीक है. तो वो सामान्य रूप से क्या है, बहुत ही कम जनसंख्या वाले हैं, या फिर वहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या रहती है, और अनइनहैबिटेड, और बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है. तो इस तरीके की जगह पे कोई नहीं रहता, जहाँ पे जो प्रॉपर जगह नहीं होती है, एक प्लेन टाइप जगह नहीं होती है, ठीक है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो मैदान होते हैं और नदी घाटियाँ होती हैं, वो क्या है, वहाँ पर कृषि के लिए बेहतर भूमि मिल जाती है. हेंस, इसलिए दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. यही कारण है कि ये विश्व के घने बसे हुए क्षेत्र हैं, या फिर घने सघनता वाले क्षेत्र हैं. अब लैंड यूज़ यानी कि भूमि प्रयोग के बारे में. लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर. भूमि का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री, वन निर्माण के लिए, माइनिंग खनन के लिए, बिल्डिंग हाउसेज घरों के निर्माण के लिए, रोड्स के लिए, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और यहाँ तक कि उद्योगों की स्थापना के लिए भी भूमि का प्रयोग किया जाता है. दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़. इसलिए इसे साधारण शब्दों में भूमि प्रयोग कहा जाता है. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड. द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स. भूमि का जो प्रयोग है
वो किससे निश्चित होता है? वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स से, कि वहाँ के फिजिकल फैक्टर कैसे हैं, जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति मतलब वहाँ का जो प्लेस का जो एरिया है वो कैसा है, सॉइल कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं मतलब खनिज हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और यहाँ तक कि पानी की उपलब्धता पर भी भूमि प्रयोग निर्भर करता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और तकनीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निश्चय साधन है भूमि प्रयोग प्रारूप के। तो भूमि प्रयोग प्रारूप के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? एक तो मानवीय कारक और दूसरा जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो वहाँ पे सेटलमेंट कैसे होगी। नेक्स्ट, लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज। ऑनरशिप को आप मलिकाना बोल दीजिए या फिर स्वामित्व बोल दीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर भी भूमि को वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्टली ये दो टाइप में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड होती है निजी भूमि एंड कम्युनिटी लैंड होती है सार्वजनिक भूमि, जिस पर सबके राइट होते हैं। प्राइवेट लैंड इज आउंड बाय इंडिविजुअल। तो जो प्राइवेट लैंड होती है, निजी भूमि पर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत स्तर पर भूमि होती है। वेयर एज वहीं कम्युनिटी लैंड इज आउंड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। वहीं जो सार्वजनिक भूमि होती है उस पर अधिकार का हक पूरी कम्युनिटी का होता है अपने सामान्य प्रयोगों के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, चारा इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, और मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि जो औषधि गुणों वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। तो कहने का मतलब है पूरी कम्युनिटी का उस पर राइट होता है कम्युनिटी लैंड पर। दीज कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इन कम्युनिटी लैंड्स को सार्वजनिक संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। मनुष्य और उसकी मांगें हमेशा बढ़ती रहती हैं। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। परंतु भूमि की जो उपलब्धता है वो बहुत ही सीमित है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भूमि की जो गुणवत्ता होती है वो जगह जगह डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इंक्रोचिंग करना, यानी कि अतिक्रमण करना। अतिक्रमण का मीनिंग होता है इलीगल तरीके से किसी की भूमि पर कब्जा कर लेना। ठीक है, तो लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है सामान्य भूमियों का। जो कॉमन लैंड्स जो होती हैं, जो सभी लोगों की होती हैं, उन भूमियों का कब्जा करना शुरू कर दिया है, और साथ ही वहाँ पर अपना वाणिज्यिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया है उसको। हाउसिंग कम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू हाउसिंग कम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज, और साथ ही शहरी क्षेत्रों में घर बनने शुरू हो गए हैं। एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज इन द रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने क्या कर दिया है? कृषि को बढ़ाना शुरू किया है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Today, the vast changes in the land use pattern, यानी आज भूमि प्रयोग के प्रारूप में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, और यही बदलाव कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक बदलावों में, हमारे समाज के सांस्कृतिक बदलावों में दिखाई देते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि की दुर्दशा, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन, डिसर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, मरुस्थलों का बढ़ना, आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये खतरा किन कारणों से बढ़ रहा है? ये खतरा बढ़ रहा है कृषि और जो निर्माण कार्य है उनकी बढ़ती हुई गतिविधियों से, उनकी बढ़ती क्रियाओं से ये जो विस्तार है, ये जो थ्रेट्स है बढ़ता जा रहा है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स यानी कि भूमि संसाधन का संरक्षण। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई मांगों ने बड़े पैमाने पर जंगलों के विनाश को शुरू किया है, एंड अरेबल लैंड्स, और साथ ही जो कृषि योग्य भूमि है।
तो लोगों की बढ़ती जनसंख्या ने और उनकी बढ़ती हुई मांगों ने बड़े पैमाने पर जंगलों के विनाश को और कृषि योग्य भूमि के विनाश को शुरू किया है, उसकी ओर ले गया है, एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और इस प्राकृतिक संसाधन को खोने का जो डर है वो भी लोगों के अंदर अब क्रिएट करना शुरू हो गया है। देयरफॉर इसलिए द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए वर्तमान समय में जो भूमि की दुर्दशा है उसको बैलेंस किया जाना, उसको संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है। एफोरेस्टेशन यानी कि वनों का रोपण, वनों का लगाना, एंड लैंड रिक्लेमेशन और भूमिगत सुधार, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, साथ ही रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का नियमित प्रयोग, एंड चेकिंग ऑन ओवर ग्रेजिंग, और साथ ही चराने पर भी जो संतुलन है, यानी कि कई बार बहुत पशुओं को बहुत ज़्यादा चराई करा दी जाती है ना, तो वो चराई भी थोड़ी नियमित स्तर पर होनी चाहिए। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड, ये सब कुछ आम पद्धतियाँ हैं, आम प्रयोग हैं, उपाय हैं यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, जिनके जरिए भूमि संसाधनों को कंजर्व किया जा सकता है या सेव किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट सॉइल. Soil, what is soil? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. The thin layer of grainy substance यानी कि पदार्थ की एक गेहुआ रंग की सी पतली सी परत, कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसने पृथ्वी की सतह को ढक रखा है, उसी को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, इसका बहुत ही नज़दीकी संबंध है भूमि से, इसका बहुत ही नज़दीकी संबंध है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, भूमि के जो रूप हैं वही मिट्टी के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। भूमि का रूप मिट्टी के प्रकारों को निश्चित करता है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब मिट्टी किस किस से बनती है? मिट्टी बनती है कार्बनिक पदार्थों से, खनिज से, एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर जो ऋतु छरित यानी कि मौसम के हिसाब से जो चट्टानें टूटती हैं, नष्ट होती हैं, उनके चूर्ण बनने से जो, या पिसने से या चूर्ण बन जाने से जो चूर्ण सा बनता है, आई मीन जो मिट्टी आती है वही क्या होती है? मिट्टी के बनने के तरीके हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की चट्टानें जब टूट जाती है, आपस में टकराती हैं, तो चूर चूर हो जाती हैं, उनका पाउडर सा बन जाता है, और यही पाउडर क्या बन जाता है? मिट्टी का रूप ले लेता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यह जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब घटित जो होता है वो बदलाव की प्रक्रिया के जरिए होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का जो उचित मिश्रण है, उसी के मिलने से क्या बनती है? भूमि उपजाऊ बनती है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि भूमि निर्माण के कारक क्या हैं? मिट्टी निर्माण के कारक क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी निर्माण के कारक कौन से, किन कारकों से मिट्टी का निर्माण होता है? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया के मुख्य कारक हैं आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, जो मूल चट्टानें होती हैं उनकी प्रकृति, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और साथ ही वातावरणीय कारक। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, अन्य इन कारक कौन कौन से अन्य कारक हैं? टोपोग्राफी यानी कि भूमि की आकृति, स्थलाकृति, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग या फिर उनकी भूमिका, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और इसी के साथ जो समय लगता है इनके मिश्रण में या फिर इन सब के मिक्स होने में जो समय लगता है वही क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये क्या जगह जगह भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है जब टोपोग्राफी और कार्बनिक पदार्थों का रोल होता है, और उसके बाद इनकी प्रोसेस में जो टाइम लगता है, इनके मेल होने में जो टाइम लगता है, वही सॉइल फॉर्मेशन का काम होता है, वही होता है सॉइल निर्माण, यानी कि मिट्टी निर्माण होता है। ठीक है, नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि अब मिट्टी की दुर्दशा और उसके संरक्षण के उपाय। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी कि मिट्टी का एक संसाधन के रूप में जो मुख्य खतरे हैं वो है एक तो मृदा अपरदन और उसकी कमी।
यानी कि मृदा अपरदन और मिट्टी का अवक्षय या फिर कमी, उसका नष्ट होना, ये मिट्टी के एक संसाधन के रूप में मुख्य खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। दोनों ही मानवीय और प्राकृतिक कारक कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स, भूमि की यानी कि मिट्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय कारक भी और प्राकृतिक कारक भी, दोनों ही कारक ऐसे हैं, ये दोनों ही फैक्टर जिम्मेदार हैं जो मिट्टी की दुर्दशा को करते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डेफोरेस्टेशन। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि वो कारक जिनसे मृदा का डिग्रेडेशन होता है, दुर्दशा होती है, आर डेफोरेस्टेशन यानी कि वनों का काटना, वनोन्मूलन भी बोलते हैं जैसे, वनोन्मूलन, वनों का ज़्यादा काटना, ओवर ग्रेजिंग अत्यधिक चराई, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, रेन वॉश वर्षा के पानी द्वारा बहाव, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन एंड फ्लड्स और बाढ़ें, ये सब कुछ कारक हैं जिससे मृदा का अवक्षय होता है, मृदा की नष्ट होता है, मृदा की दुर्दशा होती है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ उपाय हैं जिनके जरिए सॉइल कंजर्वेशन की जा सकती है, मृदा का जो संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले होती है मल्चिंग। मल्चिंग को शॉर्टली अगर ब्रीफली बताएं तो एक तरीके से घास उगाना होता है। द वेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। यानी द वेयर ग्राउंड, खाली ग्राउंड, बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड, जिसमें प्लांट्स को कवर किया जाए, ढका जाए, विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक कार्बनिक पदार्थों की परत के साथ, लाइक स्ट्रॉ, घास जैसी। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि मीन्स कि ये है कि ग्राउंड में पौधे की परत सी बनाना, एक तरीके से घास सी बना देना। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसे ये मदद मिलती है कि ये यानी कि जो मिट्टी की नमी होती है उसको बनाए रखने में कारगर सिद्ध होती है। कंटोर बैरियर्स, ठीक है, समुच्चय बाधाएं बनाकर। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। तो समोच्चय रेखा के आसपास पत्थरों, घास और मिट्टी को एक बैरियर के रूप में निर्माण करना होता है। बैरियर मतलब एक बाधा के रूप में निर्माण करना होता है। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। पानी को इकट्ठा करने के लिए बैरियर्स के सामने, यानी जो बाधाएं बनाई जाती हैं, बैरियर्स का जो काम करते हैं उसके सामने क्या खोदा जाए, गड्ढा खोदा जाए, ठीक है, ताकि पानी इकट्ठा होगा जो उसी गड्ढे में चला जाएगा। रॉक डैम यानी कि चट्टानों वाले बांध, चट्टाने के बांध बनाकर। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। तो चट्टानों को जो इस तरीके से बढ़ाया जाता है ताकि पानी के फ्लो को रोका जा सके, धीमा करा जा सके। दिस प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। यह जो है नाली बनाने को रोकेगा, नाली के बनने को रोकेगा, साथ ही मिट्टी की जो हानि होगी उसको भी रोकेगा। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स यानी कि जो घर जैसे सोपान बनाए जाते हैं, और टेरेसेस यानी कि सीढ़ियाँ, तो घर जैसी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जैसे फ्लैट होते हैं ना, तो फ्लैटों के जैसी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, तो जो ढलाने होती हैं, ढलानों के आसपास इस तरीके की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, सो दैट ताकि दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि जो फ्लैट सरफेस होगी, समतल जो जगह होगी, उस पर फसल उगाई जा सके, उसे फसल उपजाने योग्य बनाया जा सके। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, सतह को बर्बाद होने से रोकेगा, एंड सॉइल इरोजन और मृदा के अपरदन को भी, ठीक है। टेरेस फार्मिंग ये इस तरीके की होती है। तो टेरेस फार्मिंग आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही टेरेस, ये आप देख रहे हैं इधर किस तरीके से ढलान सी बनी हुई है, बीच में जगह खाली दिखेगी, समतल फ्लैट होगी और फिर नीचे से फिर से जो है ढलान सी निकलेगी, ठीक है, ये होती है टेरेस फार्मिंग। इसी के साथ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग होती है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाया जाता है, बोया जाता है, ताकि विभिन्न समय में विभिन्न फसलों को उगा करके जो वर्षा का पानी होता है उससे, उसके बहाव से मिट्टी को बचा करके रखा जा सके। तो यही होती है इंटरक्रॉपिंग। अब कंटोर प्लाइंग क्या होती है, यानी कि समुच्चय खेती क्या होती है। प्लाइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ अ हिल स्लोप,
तो जो ऊंचा टीला होगा, टीले की जो ढलान होगी उसी के समानांतर खेती करना। टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स, एक प्राकृतिक बाधा बनाते हुए, ठीक है। फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ताकि जब पानी का बहाव होगा तो उसका जो फ्लो होगा वो ढलान की तरफ होता हुआ आएगा। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं, इसमें इमेज में भी दिखा रखा है एरी कंटूर प्लोइंग। तो इसमें इस तरीके से समुच्चय खेती की जाती है। देख रहे हैं ऊंचा नीचा सा एरिया है, तो इधर से थोड़ा ऊंचा इधर से नीचा, तो एक तरीके से ढलान से ये बनती हुई आ रही है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स होती हैं बातरोधी, जो हवा को रोकने का काम करती है, उस तरीके के क्षेत्र। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, तो पौधों की जो रो होती हैं उनको पौधों की पंक्तियाँ उगाई जाती हैं, रोपी जाती हैं। टू चेक द बाइंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ताकि बाइंड की यानी कि जो हवा होती है उसकी गतिविधि को रोका जा सके, बैलेंस में किया जा सके। टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, तो ताकि जो हवा होती है, कई बार जब मिट्टी हल्की होती है तो और तेज हवा चले तो वो मिट्टी को अपने साथ हवा में उड़ा ले जाती है, ठीक है। तो इसलिए शेल्टर बेल्ट में क्या किया जाता है, शेल्टर बेल्ट में पेड़ उगा दिए जाते हैं, पौधे उगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ से लगता है कि यहाँ से हवा आ सकती है और बहुत तेज़ी से जो है मिट्टी को उड़ा कर लेके जा सकती है। तो वहाँ पर उस एरिया में बाइंड मूवमेंट को रोकने के लिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि सॉइल को कवर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर लेसन बड़ा हो जाएगा और आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसके इतना ही। Thank you so much for watching this video. Please do comments, like and subscribe this channel. Thank you so much.